नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और इसी क्रम में हमने पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया था। पाषाणकालीन सभ्यताओं में हमने बागोर सभ्यता को कवर किया था, उसके बाद में छोटी मोटी और सभ्यताएं देखी थी और उसका जो नेक्स्ट हमने लिया था ताम्रकालीन सभ्यताएं। तो ताम्रकालीन सभ्यताओं के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया। उनमें से जैसे गणेश्वर सभ्यता हमने पढ़ ली, आहड़ सभ्यता हमने पढ़ ली और नेक्स्ट गिलूंड सभ्यता हमने पढ़ ली, बालातल सभ्यता को हमने पढ़ लिया, ओजियाना सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। और उसी क्रम में आज हम देख रहे हैं कि जो ताम्रकालीन जो प्रमुख बड़ी बड़ी सभ्यताएं यानी प्रमुख सभ्यताएं वो तो आपके कवर हो चुकी है। जो ताम्रकालीन छोटी सभ्यताएं बची है उनका आपको बस कौन सी है और वो कहाँ पे स्थित है वो इतना ही बस आपको ध्यान में रखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो ये है आपके आर्य सभ्यता के केंद्र यानी आर्य सभ्यता को और कौन कौन सी छोटी सभ्यताएं हैं। तो गिलूंड राजसमंद हम पढ़ चुके हैं। बालातल कहाँ पे आपके उदयपुर में, ये भी हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आप ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। नेक्स्ट है आपके ओजियाना सभ्यता कहाँ पे है, तो ये है आपके भीलवाड़ा में, ठीक है। और यहाँ पे उत्खनन कार्य कब हुआ था, तो ये 2000 और 2001 में हुआ था, ठीक है। अब अन्य ताम्रयुगीन स्थल यानी छोटी मोटी और भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे इनका नाम बस और कहाँ पे इतना याद है तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। लाछुरा सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता, लाछुरा। तो ये है आपके भीलवाड़ा में है। कहाँ है साथियों, भीलवाड़ा में। और यहाँ के जो उत्खनन करता है यानी यहाँ खुदाई करने वाले कौन थे, यहाँ पे जो खुदाई का कार्य हो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो होता है BR मीणा के नेतृत्व में होता है। और ये होता है आपके 1998 से 99 वाले वर्ष में होता है, ठीक है। हाँ, ये छोटी मोटी सभ्यताएं हैं। लाछुरा सभ्यता कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। और यहाँ पे उत्खननकर्ता कौन है, BR मीणा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके किरडोत सभ्यता या किराडोत सभ्यता। किरडोत सभ्यता की बात करें तो ये आपके जयपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। और यहाँ पे कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई। कई बार ये है छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांसे की जो नृत्यांगना की मूर्ति यानी कांसे धातु की बनी हुई जो नृत्यांगना की मूर्ति है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई, तो वो आपकी किरडोत सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आपके चितवाड़ी सभ्यता, ठीक है। ये छोटी मोटी सभ्यताएं हैं। तो चितवाड़ी सभ्यता भी आपके कहाँ है, जयपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है साथियों, जयपुर में स्थित है। इसके अलावा जो नंदलालपुरा सभ्यता है वो भी आपके जयपुर में ही है, ठीक है, नंदलालपुरा सभ्यता। और कोराडा सभ्यता, ठीक है। कोराडा सभ्यता आपके नागौर में स्थित है। नागौर के जो परबतसर तहसील है वहाँ का एक गाँव है कोराडा गाँव, वहाँ पे आपके कोराडा सभ्यता है, ठीक है। और इसके अलावा खुरडी सभ्यता है। तो खुरडी सभ्यता भी आपके कहाँ से संबंधित है, नागौर से संबंधित है। ये छोटी मोटी सभ्यताएं हैं, बस इनके नाम और आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये कहाँ। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में और छोटी छोटी सभ्यताएं कौन कौन सी है, तो ये आपके ये 3 नाम एक साथ पूछे जाते हैं कई बार प्रश्न में कि साबनिया, पुंगल, थेड़। क्या क्या नाम है, साबनिया, पुंगल और थेड़। हाँ, ये सभ्यता कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपके बीकानेर में स्थित है। ये का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। ये तीनों नाम एक साथ देख के पूछ लिया जाता है कई बार कि साबनिया, पुगल, थेड़ या कौन सी सभ्यता स्थल से संबंधित है। यहाँ ये सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है, तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। उसके बाद में बूढ़ा पुष्कर, तो ये अजमेर में है, ठीक है। और पिंड पाड़लिया स्थान है जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं से संबंधित स्थान है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। और एलाना कहाँ पे स्थित है साथियों, एलाना ये है आपके जालोर में स्थित है। और मल्हा ये आपके हैं भरतपुर में स्थित हैं। और धूली मगरा जो पौराणिक सभ्यता स्थल या पूरा स्थल है वो आपके कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। और उसके बाद में कोल माहौली है आपके सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये छोटी से छोटी सभ्यता है ना जो ताम्रयुगीन, वो सारी इसमें हम कवर कर चुके। इसके अलावा आपको इसमें सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ये जितना सफिशिएंट होता है वो उतना मैटर आपके इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये हमने पूर्ण की यहाँ पे ताम्रयुगीन सभ्यताएं। कौन सी सभ्यताएं हम कर चुके हैं पूर्ण, ताम्रयुगीन सभ्यताएं पूर्ण कर चुके हैं। अब कुछ हैं आपके काशी युगीन सभ्यता स्थल, ठीक है। इनको कई बार ताम्रयुगीन भी बोल दिया जाता है, कई बार काशी युगीन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। यह है आपके काशी युगीन सभ्यता स्थल, ठीक है। तो काशी युगीन सभ्यता स्थल की बात करें
तो इनमें आप हम कालीबंगा पढ़ेंगे, ठीक है। कालीबंगा जो कहाँ पे हनुमानगढ़ में है। रंगमहल पढ़ेंगे जो आपके हनुमानगढ़ में। सोती को और इसमें कवर करेंगे जो बीकानेर में है। बरोर को इसमें पढ़ेंगे जो गंगानगर में है। बिंजोर गंगानगर में। कर्णपुरा हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये हैं आपके कांस्य युगीन सभ्यता स्थल, ठीक है। इससे पहले हम पाषाण कालीन पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हम ताम्रकालीन पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कांस्य युगीन सभ्यता स्थल। तो नेक्स्ट अपनी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी साथियों? कालीबंगा सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। मतलब जहाँ सभ्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कई बार कालीबंगा का प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसे कई बार ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। दो प्रकार है, नगरीय है या ग्रामीण है। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये नगरीय सभ्यता है। जैसे हम आहड़ के बारे में हम पढ़ रहे तो हमने देखा कि आड़ तो जो आपके ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता आपके नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता है। अब कालीबंगा का अर्थ क्या है, ठीक है। वही मेन किसी भी सभ्यता के बारे में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए चार इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट, कि एक तो वो कहाँ पे स्थित हैं, एक दूसरी कौन सी नदी के किनारे, और सर्वप्रथम उसकी खोज किसने की थी, और सर्वप्रथम वहाँ पे उत्खनन कार्य किसने किया था, या वहाँ पे खुदाई के दौरान या उत्खनन के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं, महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई थी या अवशेष के रूप में मिली थी, ठीक है। तो कालीबंगा का अर्थ, ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है साथियों? काली चूड़ियाँ, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? तो ये है हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। नदी की बात करें तो ये नदी, ये है गगन नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। गगन नदी के बाएं तट पर है गगन नदी। कौन सी नदी? गगन नदी। सर्वप्रथम जानकारी कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन देते हैं? तो ये देते हैं आपके ये इसमें देते हैं LP टेसिटोरी, ठीक है। LP टेसिटोरी जो इतिहासविद थे, वो जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। वो सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाते हैं। कौन जुटाते हैं? LP टेसिटोरी। यहाँ की खोज, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता की खोज, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की खोज कौन करता है? अमलानंद घोष करते हैं। कौन करते हैं साथियों? अमलानंद घोष करते हैं, ठीक है। कब करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगा। ये करते हैं 1952 में करते हैं। कब करते हैं साथियों? 1952 में। और अन्य खोज के दौरान इनके साथ में अन्य और कौन कौन थे? तो MD खरे और JP जोशी, ये भी इनके साथ मौजूद रहे थे। यानी मुख्य रूप से तो आपके खोज करता है जो अमलानंद घोष है, और 1952 में ये खोज करते हैं। और अन्य पुरातत्व जो वैज्ञानिकों की बात करें तो उनमें आपके MD खरे हैं, JP जोशी, ये इनके साथ मौजूद रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में इनका संबंध इससे है, इन MD खरे और JP जोशी का कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। उत्खनन कर, ठीक है। यहाँ पे जो खुदाई का कार्य वो किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके निर्देशन में हुआ था? तो वो हैं आपके BB लाल, ठीक है, और BK थापर। क्या नाम है साथियों? BB लाल और BK थापर। और BK थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। और ये यहाँ पे उत्खनन का कार्य होता है आपके 1961 और 62 में होता है। कब होता है साथियों? 1961 और 62 में। यानी इसकी खोज तो आपके अमलानंद घोष द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? 1952 में की जाती है। और लगभग उसके आपके 10 साल बाद में इसमें यहाँ पे उत्खनन कार्य, खुदाई का कार्य शुरू किया जाता है, ठीक है। वो किसके नेतृत्व में किया जाता है? BB लाल और BK थापर के नेतृत्व में किया जाता है। और वो आपके 1961 से 62 में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो खुदाई का कार्य हुआ था वो 5 स्तरों में हुआ था, यानी 5 लेवल पर यहाँ पे खुदाई की गई थी। उनमें से हम बात करें तो जो आपके 5 स्तरों में यहाँ पे जो उत्खनन कार्य हुआ था कितने स्तर में हुआ था? 5 स्तरों में हुआ था। जो पहला और दूसरा, यानी जो प्रथम और द्वितीय स्तर है उससे क्या कहा जाता है? ये हड़प्पा से भी प्राचीन थे। यानी जब प्रथम और द्वितीय स्तर पर यहाँ खुदाई हुई थी तब यहाँ पे जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई थी वो हड़प्पा से भी प्राचीन थी, यानी हड़प्पा से पहले की थी। तो इसका जो प्रथम और द्वितीय चरण है ना, जो स्तर है ना, उसको आप प्राक हड़प्पा भी इसको बोला जाता है। और इसके बाद में जो तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर था वो हड़प्पा के समकालीन ये माने जाते हैं, ठीक है। और इसके जो टाइम पीरियड की बात हम करें तो इसका टाइम पीरियड है आपके 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ईस्वी नहीं है, सॉरी, 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये टाइम पीरियड किसके हिसाब से ज्ञात किया गया? तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति हो जिसमें जो आपके पुराने जीवाश्म होते हैं उनको आधार मानकर उनसे उनका जो टाइम पीरियड वो ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलो इसी में कालीबंगा सभ्यता में ही आगे देखते हैं इसके अन्य या उपनाम कौन कौन से, ठीक है। इसके अन्य या उपनाम कौन से हैं? तो इसे काशी युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? काशी युगीन सभ्यता है ये। और इसे हड़प्पा की दीनहीन
हड़प्पा की दिनहीन या इसे निर्धन बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे हड़प्पा की दिनहीन या निर्धन बस्ती भी कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था और कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण इसे निर्धन बस्ती कहा गया था। और इसे प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता वाले लोग भी इसे मतलब इसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी वाले थे। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, इसे क्या कहा गया, यानी कालीबंगा को क्या कहा गया है, किसको कहा गया है, कालीबंगा को क्या कहा गया है, कालीबंगा को कहा गया है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। कौन सी राजधानी साथियों, तीसरी राजधानी। और ये किसने कहा, ये कहा है दशरथ शर्मा ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, तो कालीबंगा को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो ये दशरथ शर्मा द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातत्व किस तरह, यानी इसकी खोज 1951-52 में की जाती है अमलानंद घोष के द्वारा। तो ये आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल था। ठीक है, और नेक्स्ट 2 टीलों के रूप में मिला था, यानी यहाँ पे 2 टीले मिले थे, 2 टीले मिले थे यूँ पर इस प्रकार से। छोटे टीले पर दुर्गनुमा परकोटा मिला था। ठीक है, क्या मिला था, छोटा टीला था उस पर क्या मिला था, दुर्गनुमा परकोटा मिला था, यानी दुर्ग के अवशेष मिले थे। और बड़े टीले पर परकोटा सहित नगर मिला था। ठीक है, जो बड़ा परकोटा था वहाँ पे तो क्या मिलता है, आपके जो नगर के अवशेष मिलते हैं, और जो छोटा परकोटा था वहाँ पर दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, यानी यहाँ पर मंदिरों के किसी प्रकार के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। उसके बाद में यहाँ पे कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी हनुमानगढ़ में। वो कब की गई थी, तो वो की जाती है आपके 1985 से 86 उस टाइम की जाती हैं, जहाँ पे यहाँ से प्राप्त वस्तुएं रखी जाती थी। ये पाकिस्तान के कोटदजी के स्थान से समानता रखती है, यानी जो ये कालीबंगा सभ्यता है जो पाकिस्तान का एक स्थान है कोटदजी के समान यहाँ पे समानता, यहाँ पे ये यहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए उससे मैच हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके अलावा यहाँ कालीबंगा में जो खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये जो कुछ फैक्ट है जो आरबीएससी की किताब से लिए गए हैं। जो गंदे पानी के विकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ थी यहाँ पे। ठीक है, और अग्निकुंड वेदिकाएं मिली थी और वो उनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, यहाँ दुर्ग के अवशेष मिले, हम पहले देख चुके हैं कि 2 टीले थे, उनमें एक टीले के ऊपर दुर्ग के अवशेष प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे गाय के मुख के समान प्याले मिलते हैं। तांबे का बेल यहाँ पे मिलता है। कांस्य दर्पण, ठीक है, कांस्य का बना हुआ दर्पण यहाँ पे मिलता है। हाथी दांत का कंगा यहाँ पे मिलता है। और सिंह युक्त देवता की मरण पट्टिका यहाँ पे मिलती है, यानी उनकी मूर्ति मिलते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि ये सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी थे। ठीक है, यानी जो मेकअप के सामान, यानी यहाँ पे सजने और संवरने का जो शौक ज़्यादा था लोगों का, उसके जो देख लो आप प्रमाण, यहाँ पे कांस्य का दर्पण मिला है, यहाँ हाथीदांत का कंगा मिला है। ठीक है, ये तो थी आपके ये कुछ फैक्ट थे जो आरबीएससी की किताब जो आपके 6 to 12 राजस्थान अध्ययन के नाम से सरकारी विद्यालयों में चलती है, उससे लिए गए हैं। तो कालीबंगा से और को क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कालीबंगा से प्राप्त प्रमाण साक्ष्य अवशेषों की जानकारी के बारे में बात हम करें तो यहाँ पे जो मकानों के अवशेष यहाँ पे मिले थे। तो यहाँ के मकान जो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, कौन सी ईंटों से निर्मित थे, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से नहीं, कच्ची ईंटों से। हमने देखा था कि जो गणेश्वर सभ्यता है वहाँ पे जो मकान और जो बांध मिले थे वो पत्थर से निर्मित थे, लेकिन यहाँ कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। ठीक है, ईंटों का आकार, ठीक है, यहाँ पे ईंटें जो कैसी हैं, घनाभाकार की ईंटें थी। यहाँ पे कैसी थी, घनाभाकार की ईंटें थी जो आपके 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, यानी जो 30 सेंटीमीटर तो जिनकी लंबाई थी और 15 सेंटीमीटर उनकी चौड़ाई थी और 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर उनकी मोटाई थी। ठीक है, इस प्रकार से घनाभा आकार की जो ईंटें यहाँ प्राप्त हुई थी, ये ईंटों का आकार आप याद रखना 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ के जो मकानों के जो फर्श थे, जो आंगन थे, वो फर्श थे, वो किस प्रकार के थे, तो ये अलंकृत और सजावटी ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, यानी बाकी तो मकान तो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, लेकिन यहाँ का जो फर्श था मकान का वो आपके थोड़ा अलंकृत डेकोरेटेड किया गया था, यानी उसमें सजावट की गई थी। और वो सजावट आपके यहाँ तो उसमें हल्की बहुत थोड़ी कई जगह पक्की ईंटों का प्रयोग उसमें किया गया था। इसके अलावा
यहाँ पे जो नालियाँ हैं, स्नानागार हैं, कुएँ हैं, वो भी यहाँ पे मिले थे। ठीक है, सड़कों की बात कर लेते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता वहाँ की सड़कें कैसे थी। तो जो सड़कों के यहाँ पे जो प्रमाण मिलते हैं, जो सड़कें समकोण पर काटती हैं, यानी जैसे एक सड़क ये इस प्रकार से जा रही है, एक सड़क ये इस प्रकार से इसको 90 डिग्री के एंगल पर इसको काट रही थी, नहीं समकोण पर काट रही थी। और इसे क्या कहा जाता है, जब सड़कें समकोण पर काटती हैं तो इसे ऑक्सफोर्ड या जाल भी कहते हैं, या चैम्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें थी वो ऑक्सफोर्ड पद्धति पर या जाल पद्धति पर या चैम्सफोर्ड पद्धति पर या ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। अब यहाँ के दरवाजे, ठीक है, मकानों के दरवाजों की बात करें तो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर ये पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, जैसे ये सड़क है और ये यहाँ पे मकान बना हुआ है। ठीक है, तो इसका माना कि ये गेट इधर होना चाहिए मुख्य सड़क पर, लेकिन ये गेट मुख्य सड़क की ओर न होकर इसके पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, नाली, यहाँ की नालियाँ थी वो आपके लकड़ी से निर्मित है। ठीक है, यहाँ की नालियाँ किससे निर्मित थी, लकड़ी से निर्मित थी। कहाँ पे, कालीबंगा में। ठीक है, यहाँ की छत, यानी जो यहाँ के जो मकान थे वहाँ के जो छतों के अवशेष मिले वो कैसे थे, वो आपके लकड़ी की बल्लियों और मिट्टी से बने थे। यानी लकड़ी की, जैसे कोई भी ये छत हम डालते हैं ऊपर तो सबसे पहले ये लकड़ी की बल्लियाँ यहाँ पे लगा दी जाती हैं। ठीक है, लकड़ी की बल्लियाँ लगाने के बाद में जो मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी को यहाँ भिगो के उसके ऊपर या इसके ऊपर परत बना दी जाती है। इस प्रकार से लकड़ी की बल्लियों और मिट्टी से इसकी जो छत है उसका निर्माण किया जाता था। अब यहाँ पे और क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो यहाँ पे खेत मिले। ठीक है, कालीबंगा में खेतों के प्रमाण भी मिले हैं और ये खेत दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए। और ये खेत कहाँ पे स्थित है, तो ये परकोटे के बाहर स्थित है, यानी नगर के बाहर ये स्थित हुआ करते थे। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि कालीबंगा से और क्या प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे जो खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो दोहरे जुते हुए खेत मिले थे, और जो खेत मिले थे वो परकोटे से बाहर प्राप्त हुए थे। अब खेतों में जो बोई गई फसलें उसके अवशेष किस प्रकार से प्राप्त हुए थे, तो यहाँ की फसलें हैं वो उसमें जैसे गेहूँ और जौ को साथ में बो रखा था, और गेहूँ और जौ के भी प्रमाण मिले हैं और कपास के भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। पशुपालन के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं तो उसमें आपके ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं तथा जो कुत्ते की अस्थियाँ वो भी मिली हैं। ठीक है, ऊँट और कुत्ते की अस्थियों के प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग जो पशुपालन का कार्य करते थे। ठीक है, वो कुत्ता जो पालतू अपने घर पे पालते होंगे वो इस प्रकार से रखते होंगे। यहाँ पे जो कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं, वो बेलनाकार मोहरें। कैसी मोहरें हैं साथियों, बेलनाकार मोहरें। बेलनाकार मोहरें कैसी मोहरें हैं साथियों, बेलनाकार मोहरें हैं। और बेलनाकार मोहरें और कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, कौन सी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित जो मोहरें प्राप्त हुई थी वो मोहरें भी इसी प्रकार बेलनाकार थी। इसीलिए इन बेलनाकार मोहरों को मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए, यानी कुछ कागज पे या अन्य ताड़ पत्रों पे कुछ लिपियों के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, किसके प्रमाण मिले, लिपियों के। उन्हें वो लिपियाँ आपके भाव चित्रात्मक लिपियाँ हैं। ठीक है, इसे अन्य नाम हम कह सकते हैं कि यह चित्राक्षर यानी चित्र के रूप में बनी हुई थी, या इसे वुस्ट्रोफेदम भी कहा जाता है, इसे गोमूत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से अन्य नाम इनके। और इसका जो क्रम है वो किस प्रकार से ये लिखी गई थी, तो ये क्रम था दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और इस प्रकार से इनका क्रम था। और ये आज तक नहीं पढ़ी गई, नहीं ये किसी के समझ में नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे लिपि प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 7 हवन कुंड प्राप्त हुए थे। हम आरबीसी वाले फैक्ट पढ़ रहे थे इससे पहले, उनमें भी हमने देख लिया कि यहाँ पे 7 अग्निकुंड या अग्निवेदिका या हवन कुंड यहाँ पे प्राप्त हुए थे। यज्ञ कुंड भी यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे जो हवन कुंड बने हुए थे, यानी जो अग्नि की वेदिकाएँ बनी हुई थी, वहाँ से अस्थियाँ मिली हैं। क्या मिली है साथियों, अस्थियाँ मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बलि प्रथा होती थी, यहाँ पे बलि अग्निकुंड में किसी की बलि दी जाती होगी, बलि प्रथा के यहाँ पे प्रमाण प्रकट होते हैं। ठीक है, बालक का कपाल खंड जिसमें 6 छिद्र किए हुए थे, यानी एक छोटे बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। कपाल खंड का मतलब है छोटे बालक की जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी उसमें 6 छिद्र किए हुए थे। ठीक है, उसमें कितने छिद्र किए हुए थे, 6 छिद्र किए हुए थे। ठीक है, इसी प्रकार से कोई जादू टोना उस प्रकार के यहाँ पे ये प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, स्वस्तिक चिन्ह, यानी यहाँ पे जो स्वस्तिक चिन्ह होता है उसके जो आपके प्रमाण यहाँ पे इसके मिले थे।
लेकिन यहाँ पे मंदिर नहीं मिले थे। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कालीबंगा सभ्यता में मंदिरों को अवशेष प्राप्त नहीं होते, लेकिन यहाँ स्वस्तिक चिन्ह के जो प्रमाण है वो मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कब्रिस्तान मिलता है, और यहाँ के जो कब्रिस्तान थे वो किस ओर थे, तो दुर्ग वाला जो टीला था। ठीक है, एक टीले पे तो आपके नगर मिला था, और दूसरे टीले पे आपके दुर्ग मिला था। जो दुर्ग वाला टीला था उसके दक्षिणी पश्चिम में आपके यहाँ पे कब्रिस्तान मिले हैं। तो ये आपके थी कालीबंगा से संबंधित जो भी यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट, और कालीबंगा के बारे में क्या विशेष है, तो यहाँ पे कुमारी देवी का चित्र प्राप्त हुआ। ठीक है, किसका चित्र प्राप्त हुआ, कुमारी देवी का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसके दूसरी तरफ है उसके जैसे कोई भी चित्र ये सिक्के के रूप में था, मोहरों के रूप में, तो एक तरफ तो उसके कुमारी देवी का चित्र बना हुआ था, और दूसरी तरफ व्याघ्र यानी चीते का जो चित्र, जंगली कोई जानवर व्याघ्र चीता के समान था, उसका चित्र यहाँ पे बना हुआ था। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता सीधा कि कौन सी सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ तंदूर के समान चूल्हे मिले हैं, यानी जो तंदूर वाले चूल्हे होते हैं जो भट्टी नुमा, उनके जैसे चूल्हे की आकृति यहाँ पे प्राप्त हुई थी। यहाँ पे चिरायु कब्र के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब इसकी विशेषता हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, और यह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पे जो नगरीय सभ्यता थी और मातृसत्तात्मक, यानी जो यहाँ पे परिवार था वहाँ पे महिला प्रधान परिवार थे, और यहाँ पे ज़्यादातर एकल परिवार मिले हैं। ठीक है, हम इससे पहले आहड़ वाले पढ़ रहे थे, ये सीधी सी बात है। जो नगरीय सभ्यता होती है, शहरी सभ्यता, आज भी हम देखें तो शहरों में सर्वाधिक जो आपके एकल परिवार पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एकल परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नगरीय सभ्यता थी, एकल परिवार यहाँ पे के प्रमाण यहाँ पे मिले। ठीक है, अब ये कि कालीबंगा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। ठीक है, इसके पतन के कारणों की जो कहानी है वो काफ़ी लंबी है। अलग अलग जो आपके वैज्ञानिक हैं या जो इतिहासविद हैं वो अपने अलग अलग मत यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, जैसे बीरबल साहनी की बात करें, हम पढ़ेंगे पतन के कारण किसके, कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण किसके, कालीबंगा के। ठीक है साथियों, तो इसमें बीरबल साहनी, हाँ बीरबल साहनी क्या कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई थी। ठीक है, इसका पतन किसके कारण हुआ था, जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी अचानक से यहाँ पे जलवायु का परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम परिवर्तन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये सूखे के कारण नष्ट हो गई थी, यानी यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ता है और सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से ये सभ्यता पतन की ओर चली जाती है। और डेल्स जो आपके हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे डेल्स का अलग ही मानना है। डेल्स कहते हैं कि ये जो आपके कालीबंगा सभ्यता वो गगन नदी के किनारे थी, और अचानक गगन नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, और इसी के साथ उसी के बहाव में ये सभ्यता बह जाती है। इस प्रकार से ये इतिहासविद अपने अपने अलग मतों को यहाँ पे दर्शाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे काशी युगीन सभ्यताएं, उनमें हमने कालीबंगा को पूरी तरीके से कवर कर लिया, यानी कालीबंगा काफ़ी मतलब अलग अलग यहाँ पे वस्तु खूब सारी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, प्रमुख सभ्यता, इसके बारे में हमने इसका पूरा विवरण हमने नोट्स फॉर्मेट में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में पूरा कवर कर लिया। इससे बाहर इन नोट्स के बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे चाहे आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हो, सूचना सहायक है, संगणक है, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, हर एग्ज़ाम के लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इसमें बस कम टाइम में ज़्यादा मैटर कैसे तैयार किया जाता है, उसी फॉर्मेट में ये क्लासें रखी गई हैं। तो उसके बाद में अन्य छोटी सभ्यताएं और भी काशी युगीन, उनके बारे में हम देखें तो आपके है रंगमहल सभ्यता। ठीक है, रंगमहल सभ्यता, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है, और ये कौन सी नदी के किनारे, गगन नदी के किनारे हैं। यहाँ पे खोज और उत्खनन करता है। ठीक है, यहाँ के खोज और उत्खनन करता कौन है, तो ये है डॉक्टर हन्ना रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर हन्ना रेड्डी कौन है साथियों, डॉक्टर हन्ना रेड्डी, और ये कहाँ के निवासी थे, ये स्वीडन के निवासी थे, और यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य वो आपको 1952 से 54 तक किया जाता है। और यहाँ पे जो रंगमहल सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे जो अवशेष साक्ष्य प्राप्त हुए उनमें गांधार शैली की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। कौन सी शैली की साथियों, गांधार शैली की मूर्तियाँ यहाँ पे प्राप्त होती हैं, और गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है साथियों। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन कि एग्जाम में हमने देखा है प्रीवियस एग्जाम में कि गुरु शिष्य की मूर्ति का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो कौन सी सभ्यता से, रंगमहल सभ्यता से है। ठीक है, और हनुमानगढ़, गगर नदी, डॉक्टर हन्ना रेड्डी और गुरु शिष्य की मूर्ति, ये चार चीज़ इसमें आप याद रखते हो ना, और कुछ भी इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे जो इम्पोर्टेंट है, जो लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें ही हम यहाँ पे रख रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपके बरोड़ सभ्यता, ठीक है। बरोड़ सभ्यता की बात करें तो कहाँ पे है, तो यह है श्री गंगानगर में है। और कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये आपके घग्गर नदी के किनारे हैं। और यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो लाजवर्द मन के मिले हैं, यानी अलग प्रकार के यहाँ पे मन के मिले हैं। इस प्रकार से ये आपकी रंगमहल सभ्यता, बरोड़ सभ्यता। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अपनी जो कांस्य युगीन सभ्यता है उनमें लास्ट सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यताओं की लास्ट सभ्यता यानी चौथी सभ्यता चौथे नंबर पे, यानी सोंती सभ्यता आपके यहाँ पे बची हैं। क्या नाम है, सोंती सभ्यता, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके बीकानेर में, ठीक है। सोंती सभ्यता का संबंध कौन से जिले से, बीकानेर से है। और इसका उपनाम है, इसे प्रथम कालीबंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, प्रथम कालीबंगा कहा जाता है, ठीक है। और कालीबंगा को क्या कहा जाता था, इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता था। किसको कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता था, ठीक है। और इसे सोंती सभ्यता को प्रथम कालीबंगा भी कहा जाता है। और ये इसकी खोज भी आपके अमलानंद घोष करते हैं, जो कालीबंगा की खोज भी करते हैं आपके 1951 से 52 में। तो अभी तक की क्लासों में हमने इस सबसे पहले वाले वीडियो में हमने जो पाषाणकालीन सभ्यताएं थी, ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा था। और उसी वीडियो में हमने कुछ ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में भी देखा था। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की शुरुआत की आज की इस वीडियो में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट हमने पढ़ी थी कांस्य युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन। तो ये आपके हो चुकी है। देखो, पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ताम्रकालीन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और कांस्य युगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट इसका जो कौन सा पार्ट है अगला, वो है लोहा युगीन सभ्यताएं। कौन सी सभ्यताएं, लोहा युगीन सभ्यताएं। लोहा युगीन सभ्यता या स्थलों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख हैं और कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता, ठीक है। ये सारी हम जो पढ़ रहे हैं ना साथियों, ये हैं आपके लोहा युगीन सभ्यताएं। छोटी मोटी सारी सभ्यताएं इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले है बेराट सभ्यता, ठीक है। बेराट सभ्यता कहाँ पे स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, क्या चीज़ें यहाँ पे मिली थी, इसका सारा विवरण हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जस्ट इससे आगे। नौ सभ्यता, ठीक है। नौ सभ्यता का संबंध भी आपके कहाँ से हैं, भरतपुर से हैं। रेड, ठीक है, रेड का संबंध है आपके निवाई टोंक से है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू। जोधपुरा सभ्यता जयपुर। साथियों कहीं जोधपुर नाम देके इसमें आप जोधपुर जो इसका आंसर मत करके आ जाना। ये जोधपुर सभ्यता कहाँ पे है, नाम जोधपुर है लेकिन इसका जो ये जयपुर में स्थित है। इसवाल सभ्यता की बात करें तो इसवाल आपके उदयपुर में है, ठीक है। भीनमाल ये भी आपके जालोर में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगर, ठीक है, नगर हैं आपके उनियारा टोंक में। कहाँ पे है साथियों, नगर उनियारा टोंक में। इसके अलावा नलियासर सभ्यता, नलियासर सभ्यता भी कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। और नेनवा, नेनवा भी कहाँ पे आपके बूंदी में, ठीक है। तो ये इनके नाम आपको बस याद होने चाहिए। एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं हम कि बेराट सभ्यता जयपुर, नौह सभ्यता भरतपुर, और रेड सभ्यता निवाई टोंक, सुनारी सभ्यता झुंझुनू, जोधपुरा सभ्यता जयपुर, इसवाल सभ्यता उदयपुर, भीनमाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़, नगर उनियारा टोंक में, नलियासर सभ्यता जयपुर में, और नेनवा बूंदी में। इस प्रकार से ये सभ्यताएं हैं। ये कौन सी हैं सारी, ये लोहा युगीन सभ्यताएं हैं। क्या है साथियों, ये लोहा युगीन सभ्यताएं हैं। लोहा युगीन सभ्यताओं में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से बेराट सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता के बारे में साथियों, बेराट सभ्यता के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो ये कौन सी सभ्यता है, तो ये लोहा युगीन सभ्यता है, ठीक है। कहाँ पे है, तो ये है जयपुर में है। कहाँ पे साथियों, जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे, तो ये है बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता, बेराट सभ्यता आपके बाणगंगा नदी के किनारे। यहाँ खोज कौन करते हैं, तो यहाँ पे खोज करते हैं दयाराम साहनी करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं साथियों, नाम याद रखना आपको, दयाराम साहनी। और कब करते हैं, 1936 में। ये टाइम भी आपको, ये वर्ष भी आपको याद रखना है। उत्खनन करता है, ठीक है। यहाँ पे उत्खनन कौन करते हैं और कब करते हैं, तो यहाँ पे उत्खननकर्ताओं से संबंधित कौन कौन है, तो 1962 में यहाँ पे उत्खनन किया जाता है। और उत्खननकर्ता होते हैं यहाँ पे नील रतन बनर्जी, ठीक है। कौन होते हैं, नील रतन बनर्जी। और उनके साथ में होते हैं कैलाशनाथ दीक्षित। क्या नाम है साथियों, कैलाशनाथ दीक्षित। और एम.एन. देशपांडे, ठीक है। एम.एन. देशपांडे का संबंध भी बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ताओं से ही है। और इसका जो प्राचीन नाम है, ठीक है, बेराट सभ्यता का जो प्राचीन नाम है क्या है, बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है आपके, हैं विराट नगर है। क्या है साथियों, विराट नगर। इसी विराट नगर को क्या कहा जाता था, मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता था, ठीक है। हाँ, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है, तो विराट नगर थी, ठीक है।
अब बेरठ सभ्यता में हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन से स्थल थे और वहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो भीम डूंगरी यहाँ पे मिलती हैं, एक बीजे की पहाड़ी के अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक महादेव व गणेश डूंगरी, जिसे मोती डूंगरी भी कहा जाता है, ठीक है। महादेव या गणेश डूंगरी, और इसका अन्य नाम है गणेश डूंगरी का मोती डूंगरी भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, तो भीम डूंगरी की बात करें, ठीक है। कौन सी डूंगरी की बात करें, भीम डूंगरी से यहाँ पे भीमलत जलाशय प्राप्त हुआ, यानी भीमलत तालाब यहाँ से प्राप्त हुआ था, और इस भीमलत तालाब का संबंध है जो महाभारत कालीन से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ प्राप्त हुई थी आपके भीम डूंगरी से। और बीजक की पहाड़ी से क्या प्राप्त हुआ था, तो बीजक की पहाड़ी से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या प्राप्त हुआ था बीजक की पहाड़ी से, भाबरू शिलालेख। क्या प्राप्त हुआ था साथियों, भाबरू शिलालेख, याद रखना आप इसको, भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ था। और इसकी जो, ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में लिखा गया था। और इस भाबरू शिलालेख के खोजकर्ता कौन थे, तो वो थे आपके कैप्टन बर्ट। और कब की थी इन्होंने खोज, 1837 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें ही है, भाबरू शिलालेख की खोज किसने की, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। या भाबरू शिलालेख का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो आपके कौन सी सभ्यता से है, ये बेराट सभ्यता से इसका संबंध है। जानकारी, और यहाँ से किसकी जानकारी मिलते हैं, तो यहाँ पे सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म की यह जानकारी मिलती है, ठीक है। वर्तमान में ये जो आपके भाबरू शिलालेख है वो कहाँ पे हैं, तो वर्तमान की बात करें तो ये भाबरू शिलालेख जो वर्तमान में आपके जो कलकत्ता संग्रहालय वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो और क्या क्या बुद्ध धम्म और संघ लिखे हुए मिले थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महादेव गणेश या मोती डूंगरी से क्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से या इसी बीजक की पहाड़ियों से आपके बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए थे, बौद्ध मंदिर भी प्राप्त हुए थे, और बौद्ध मठ भी प्राप्त हुए थे। और इनके ऊपर मिहिर कुल द्वारा आक्रमण करने के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। यानी इस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें आपके प्राप्त हुई थी इन तीनों पहाड़ियों से, ठीक है। मेन आपको इसमें याद रखना है भाबरू शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है साथियों, भाबरू शिलालेख है। उसके खोजकर्ता कौन है, कैप्टन। तो और यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे, कहाँ से, बेराट सभ्यता से। तो अन्य अवशेषों की बात करें, यहाँ शंख लिपि के प्रमाण मिले थे। कौन सी लिपि के साथियों, शंख लिपि के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कितनी मुद्राएं, 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ठीक है। उनमें आहत प्रकार के सिक्के तो थे 28, ठीक है। और पंचमार के सिक्के कितने थे, 28। 28 और 8 कितने हो जाते हैं आपके, 36 हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हूण शासक द्वारा हूण शासक मिहिर कुल द्वारा यहाँ बौद्ध धर्म के जो बारे में जानकारी मिली थी। इसके अलावा यहाँ पे यूनानी राजा मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा मिली थी, ठीक है। यूनानी राजा मिनांडर, क्या नाम है राजा का, मिनांडर, उसकी सूती कपड़े में, ठीक है, सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा यहाँ पे मिली थी। और सूती कपड़े के जो प्रमाण, ये प्रथम बार यही सभ्यता जहाँ से सूती कपड़े के प्रमाण आपके मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे से स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। क्या प्राप्त होती है, स्वर्ण मंजूषा, वो आपके राम सिंह के काल में प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसमें यहाँ से आपके नाचते हुए पक्षी की जो मूर्ति वो प्राप्त होती हैं, पत्थर की संदूकें प्राप्त होती हैं, और स्वर्ण मंजूषा भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। हाथ से बुना हुआ वस्त्र, ठीक है, हाथ से बुना वस्त्र, वो भी कौन सा था, सूती था, ठीक है। उसके प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह यहाँ से मिलता है। प्राचीन शैल चित्र यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। प्राचीन शैल चित्र वो भी आपके लाल रंग में रंगे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है, और इसे प्राचीन शैल चित्र सर्वाधिक मिले थे यहाँ पे, ठीक है। और सर्वाधिक या प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। साथियों, इसमें सारी जानकारी, सारे टू द जो फैक्ट पॉइंट है वो सारे कवर कर लिए गए। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा कि आप और इसमें क्या ऐड करो। तो लोहा युगीन सभ्यता में हम बेराट सभ्यता लगभग पूरी कवर कर चुके हैं। इसमें अगली सभ्यता है आपके नौह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है साथियों, नौह सभ्यता। ये भी आपके लोहा युगीन सभ्यता है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके भरतपुर में स्थित है, ठीक है साथियों। और कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, तो ये रूपा रेल नदी के किनारे स्थित हैं।
खोज, ठीक है। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं आपके रतन चंद्र अग्रवाल हैं, ठीक है। कौन है साथियों? रतन चंद्र अग्रवाल है। और 1963-64 सन में यहाँ पे खोज की जाती है, ठीक है। विशेषता, यहाँ 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाक बाबा या यक्ष प्रतिमा मिली है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में, कि जाक बाबा की प्रतिमा या यक्ष प्रतिमा कहाँ पे मिली है? तो ये प्रतिमा कहाँ पे मिली साथियों? नौ सभ्यता में मिली, ठीक है। नौ के बारे में आप ये चीज़ याद रखना कि एक तो ये कहाँ पे है, तो ये है भरतपुर में है साथियों। कौन सी नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई, ये चीज़ आप इसमें ध्यान में रखो। और नेक्स्ट इसी क्रम में अपनी अगली सभ्यता है रेड सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता है साथियों? रेड सभ्यता है। तो रेड सभ्यता की बात करें तो ये आपके कहाँ स्थित है? तो ये निवाई टोंक में, ठीक है। कौन से ज़िले में? टोंक में है। नदी की बात करें तो ये ढील नदी के किनारे हैं। और खोज और उत्खनन करता, ठीक है। रेड में जो खोज और उत्खनन करता कौन है? तो वो है केदारनाथपुरी। कौन है साथियों? केदारनाथपुरी। और ये कब की गई थी? ये की जाती है 1938 में की जाती है। उपनाम, अब इस रेड सभ्यता का उपनाम क्या है? तो इसके उपनाम की बात करें तो इसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेड सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लौह सामग्री के विशाल यहाँ पे भंडार प्राप्त हुए। लोहा युगीन सभ्यता है। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि यहाँ से लोहे की सामग्रियों के विशाल या प्रचुर मात्रा में ये मिलनी है। यहाँ मालव जनपद के सिक्के मिले थे। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मालव जनपद के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे। तो मालव जनपद के सिक्के आपके रेड सभ्यता से प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में नेक्स्ट अपनी अगली सभ्यता है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है साथियों? सुनारी सभ्यता, ठीक है। छोटी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में नॉर्मल जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे है? तो ये है खेतड़ी झुंझुनू में। कहाँ पे है साथियों? खेतड़ी झुंझुनू में है। नदी, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कांतली नदी के किनारे है साथियों। कहाँ पे है साथियों? कांतली नदी के किनारे हैं। और यहाँ पे उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे उत्खनन 1980 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पे साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ प्राचीनतम लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। और लोहा युगीन सभ्यता है तो लोहे की भट्टियाँ अवश्य यहाँ से प्राप्त होगी। चावल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कुषाण कालीन मृद भांड, यानी मृद भांड किसे बोलते हैं साथियों? मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं मटके के समान, उसे क्या बोला जाता है? मृद भांड बोला जाता है। इस प्रकार से ये सुनारी सभ्यता है आपके। लोहाकालीन युग की जो सभ्यता है उनके अगले क्रम में हमारी जो सभ्यता है वो है आपके जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है साथियों? वो जोधपुरा सभ्यता, ठीक है। इसका नाम आप जोधपुरा देख के इसको कहीं जोधपुर में स्थित मत मान लेना। ये कहाँ पे स्थित हैं? तो ये है जयपुर में, ठीक है। इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे से? तो साबी नदी के किनारे से। कौन सी नदी के किनारे से? साबी नदी के किनारे से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। खोज व उत्खनन करता, ठीक है। यहाँ पे खोज और उत्खनन करता कौन है? तो खोज और उत्खनन का कार्य कब किया गया था? तो ये 1972 से 75 तक यहाँ पे ये किया गया था कार्य। और यहाँ पे तो RC अग्रवाल, ठीक है। RC अग्रवाल का जो पूरा नाम हम पढ़ चुके हैं रतन चंद्र अग्रवाल। इसके अलावा विजय कुमार, ठीक है। कौन है? विजय कुमार। ये यहाँ पे उत्खनन का कार्य करते हैं, या इनके निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया जाता है। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से अवशेष या प्रमाण मिले हैं? तो लोहे की भट्टियाँ मिलेगी, सीधी सी बात है, लोहे की भट्टियाँ तो मिलनी है। यहाँ से जो शस्त्र वो मिले थे, कीलें मिली थी। और तीरों के अग्रभाग, यानी जो तीर होता है उसका जो अग्रभाग होता है, ये जो इस प्रकार से ये वाला भाग, टूटे हुए तीरों के जो अग्रभाग वो यहाँ पे प्राप्त हुए थे। तो ये थी आपके जोधपुरा सभ्यता। बस दो चीज़ें याद रखनी है, कि दो क्या तीन रख लो, कि जयपुर, साबी और RC अग्रवाल और विजय कुमार, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इसी क्रम में अपनी अगली जो लोहा युगीन सभ्यता है उसमें है इसवाल सभ्यता। क्या नाम है साथियों? इसवाल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? उदयपुर में स्थित है। और इसका उपनाम क्या है? इसे उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी कहा जाता है। जैसे अभी राजस्थान की औद्योगिक नगरी या राजस्थान की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? जैसे कोटा को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है साथियों? कोटा को कहा जाता है। उसी प्रकार
उदयपुर की जो प्राचीन औद्योगिक नगरी है वह इसवाल को कहा जाता था। और यहाँ पे साक्ष्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊँट के दांत प्राप्त हुए, ठीक है, अलग ही फैक्ट है यहाँ का कि यहाँ पे ऊँट के दांत प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड्डियाँ मिली हैं और लोहा अयस्क यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट अपनी इसी क्रम में है भीनमाल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? भीनमाल सभ्यता। भीनमाल कहाँ पे? तो जालोर में है। तो और नेक्स्ट यहाँ पे उत्खननकर्ता कौन थे? तो RC अग्रवाल, रतन चंद अग्रवाल थे। और कब किया गया था? 1963 से 64 में यहाँ पे किया गया था उत्खनन का कार्य। और विदेशी व्यापार का ये केंद्र था, ठीक है। तो लोहा युगीन सभ्यताओं के अगले क्रम में हम पढ़ेंगे नगरी सभ्यता और नगर सभ्यता, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है साथियों इसमें, नगरी और नगर में, दोनों को साथ में ही हम देखेंगे, इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नगरी सभ्यता की, ठीक है। नगरी सभ्यता की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नदी कौन सी? बेड़ज नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? बेड़ज नदी, जिसका अन्य नाम क्या? आयरन देवी है, ठीक है। यहाँ पे खोज करता है, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता हैं कलाइल। और कब करते हैं? 1872 में इसकी खोज की जाती है। और इसी नगरी का जो प्राचीन नाम है क्या है? इसका प्राचीन नाम है मध्यमिका, ठीक है। क्या है इसका प्राचीन नाम? मध्यमिका है। और नेक्स्ट यहाँ पे सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है। किसके सिक्के प्राप्त हुए थे? सिवी जनपद के सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन से मंदिर? गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये तो थी आपके नगरी सभ्यता, ठीक है। नगरी सभ्यता है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। अब आपके हैं नगर सभ्यता। नगर सभ्यता की बात करें तो कहाँ है नगर सभ्यता? तो कहाँ है? ये है उनियारा टोंक में है। कहाँ पे है साथियों? उनियारा टोंक में है। और यहाँ पे उत्खननकर्ता कौन थे? केदारनाथपुरी थे। कौन थे साथियों? केदारनाथपुरी थे। और यहाँ पे मालव जनपद के सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ से तो आपके सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं, और जो नगर सभ्यता है वहाँ से मालव जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसको आप इनको तुलना करते हुए दोनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि इनमें आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसी क्रम में जो अगली सभ्यता है अपनी वो है नलियासर सभ्यता। कौन सी सभ्यता साथियों? नलियासर सभ्यता, ठीक है। नलियासर सभ्यता की बात करें तो ये कहाँ पे? तो ये सांबर झील के निकट है, सांबर के किनारे हैं, जयपुर में है, ठीक है। वैसे अब तो जिला परिवर्तन होने के कारण ये चेंज हो गया है, बाकी जो स्थिति है वही चेंज हुई, बाकी सारे फैक्ट वो के वही रहने वाले हैं। वो आपको जब आप गूगल में नया जो फॉर्मेट पढ़ोगे कौन से में क्या परिवर्तन हो, उसके हिसाब से आप अपने चेंज कर सकते हो इसमें। उत्खनन, ठीक है। उत्खनन की बात करें तो यहाँ पे नलियासर सभ्यता में उत्खनन कौन करते हैं? कर्नल हेंडले, क्या नाम है साथियों? कर्नल हेंडले और दयाराम साहनी करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? कुषाणकालीन मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा और कौन कौन से अन्य छोटे मोटे सभ्यता स्थल और वो कहाँ कहाँ पे स्थित है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके नेनवा, नेनवा बूंदी हम पढ़ चुके हैं, तो नेनवा बूंदी हम इसमें पढ़ चुके। तो नेनवा बूंदी कहाँ पे है आपके? सॉरी, नेनवा कहाँ पे? बूंदी में। और यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। बयाना कहाँ पे है? तो ये भरतपुर में है। और यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले थे, ठीक है। ये पर्सन 2020 में कोई एग्जाम हुआ था उसमें मिला था कि गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए थे, यानी ये सोने के सिक्के थे और कहाँ से प्राप्त हुए थे? बयाना भरतपुर से ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो बयाना है वो आपके नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? बयाना था, ठीक है। नेक्स्ट जो नाडोल है वो कहाँ पे है? वो आपके पाली में है। चंद्रावती कहाँ है? सिरोही में है, ठीक है। ओला व सानू, ठीक है। ओला व सानू कहाँ है? ये आपके जैसलमेर में, ठीक है, ध्यान रखना आप इसको। इसके अलावा जो गुरारा सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे है? वो आपके सीकर में है। इसके अलावा दो फैक्ट और हैं। अहिल्या बाई का कुआं कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये आपके भरतपुर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा आपके स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये धोलावीरा से मिले थे, ठीक है। तो लगातार हम इसमें प्रमुख सभ्यता स्थल को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें जो पाषाण कालीन है वो हमने पढ़ी थी। पाषाण कालीन के बाद में हमने इसमें जो आपके ताम्रकालीन है वो पढ़ी थी। ताम्र के बाद में हमने इसमें लोहा युगीन को कवर किया था। और उसके बाद में कांस्य युगीन को पढ़ा था। और उसके बाद में आपके मैंने बताया था आपको जनपद स्थलों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सीवी जनपद। कौन सा जनपद? सीवी, ठीक है। तो ये सीवी जनपद कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पे इसका जो भाग था वो था आपके मेवाड़ में था, ठीक है, मेवाड़ में। और इसकी राजधानी आपके मध्यमिका को कहा जाता है। और मध्यमिका का अन्य नाम क्या? नगरी है।
और वर्तमान में ये मध्यम का यह नगरी कहाँ पे पड़ता है, तो ये वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है। और यहाँ से महाभारत की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद में योधे जनपद, ठीक है, योधे जनपद था, उसका कुछ पार्ट अपने जो राजस्थान में था वो कौन सा था, तो इसका जो क्षेत्र था वो राजस्थान का जो उत्तरी भाग यानी जो राजस्थान का ऊपरी भाग है, ये जो राजस्थान का मैप है उसमें जो इसका जो ऊपरी पार्ट है उसमें जैसे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का जो क्षेत्र है वो आपके उस पुराने समय में योधे जनपद के क्षेत्र के अंदर आता था। और अगला अपना जो जनपद है सूरसेन जनपद, कौन सा जनपद है साथियों, सूरसेन जनपद, ठीक है। सूरसेन जनपद की बात करें तो ये इसका जो अधिकतर जो पार्ट था यानी इसका जो ज़्यादातर जो क्षेत्र था वो आपके उत्तर प्रदेश में था। और इसकी जो राजधानी थी किसकी, सीवी जनपद की, ठीक है। सीवी जनपद की राजधानी होती है वो मथुरा होती हैं। और राजस्थान का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ भाग था यानी जो राजस्थान है और उत्तर प्रदेश के जो आपस में भाग टच होते हैं, तो राजस्थान का जो भाग उत्तर प्रदेश से लगा हुआ था वो कुछ पार्ट इसमें आता था। जैसे क्षेत्र इसमें अलवर का कुछ पार्ट, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये पूरे नहीं इनका कुछ पार्ट इस सूरसेन जनपद में आता था। नेक्स्ट आपके कुरू जनपद है, ठीक है। कुरू जनपद में राजस्थान का कौन सा भाग आता था, तो इसमें अलवर का उत्तरी भाग यानी इसमें शामिल था। और कुरू जनपद की राजधानी कहाँ थी, वो आपके इंद्रप्रस्थ थी। और महाभारत के समय राजधानी इसकी थी हस्तिनापुर, ठीक है। महाभारत के समय यहाँ की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। नेक्स्ट इसमें है हमारा मत्स्य जनपद, कौन सा जनपद है साथियों, मत्स्य जनपद, ठीक है। मत्स्य जनपद इसकी राजधानी बेराट थी, ठीक है। बेराट सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, विराटनगर, क्या था साथियों, बेराट का प्राचीन नाम क्या था, विराटनगर था। और कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ के शासक कौन हुआ करते थे, ये राजा विराट यहाँ के शासक हुआ करते थे। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पे थे यानी जो पांडव अज्ञातवास बिता रहे थे तो उन्होंने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पे विराटनगर में बिताया था, ठीक है। मत्स्य जनपद इसकी राजधानी कहाँ है, बेराट है। नेक्स्ट आपके सालू जनपद, ठीक है। सालू जनपद की बात करें तो ये कहाँ है, ये अलवर में है। और इसकी राजधानी कौन सी थी, मर्तिकावती थी। और अर्जुनयान जनपद, कौन सा जनपद, अर्जुनयान जनपद। अर्जुनयान जनपद की बात करें तो ये इसमें कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे, तो इसमें आपके अलवर और भरतपुर के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही साथियों। और मैं आपको बता दूं इससे पहले वाले एक वीडियो और इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने शुरुआत की थी राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल, किसकी शुरुआत की थी, राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थलों की। उनमें सबसे पहले हमने पढ़े थे पाषाणकालीन सभ्यता स्थल, क्या पढ़ा था, पाषाणकालीन, जिनमें आपके भागोर सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था विस्तार से। इसके अलावा अन्य जो छोटी मोटी और सभ्यताएं थी पाषाणकालीन वो हमने इसमें देखी थी। उसके बाद में हमने कवर किया था ताम्रकालीन सभ्यताओं को, ठीक है। कौन सी, ताम्रकालीन सभ्यताओं को या ताम्रयुगीन सभ्यताओं को कवर किया था, जिसमें हमने इसमें ताम्रयुगीन में गणेश्वर सभ्यता, आर्य सभ्यता, गिलोन सभ्यता, बालातल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, इन सब को कवर किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यताओं में हमने मुख्य रूप से आपके कालीबंगा को कवर किया था। और कालीबंगा के अलावा अन्य और भी छोटी जो सभ्यताएं थी उनको भी कवर किया था। उसके बाद में हमने लोहा युगीन सभ्यताओं को कवर किया था। और लोहा युगीन सभ्यताओं में आपके जो बेराट सभ्यता है या अन्य छोटी मोटी और सभ्यताएं उनको कवर किया था। और आज के इस वीडियो के जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने जनपदों को कवर किया था यानी जो जनपद के समय कौन सा अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कौन से जनपद में आता था, ठीक है। इस प्रकार से हमने दो वीडियो में पूर्ण रूप से शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में ये सारा मैटर हमने कवर किया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी सटीक है, ना ये कम है ना ये ज़्यादा। और इससे एक्स्ट्रा पढ़ना भी वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि हम फिर उसका बार बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम किसी चीज़ का बार बार रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए याद होना मुश्किल हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि कई अन्य जो आपके सोर्स हैं उनके ऊपर आप सभ्यता स्थल पढ़ेंगे तो लगभग आपको लगभग 5-6 घंटों की क्लासें मिलेंगी। वहाँ से आप इतने टाइम में कवर करोगे। लेकिन हमने ये लगभग 1 घंटे या 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट की क्लास में लगभग इसको कवर कर लिया। और तो जो थ्योरी पार्ट होता है या जो शॉर्ट नोट्स का पार्ट होता है वो इसमें यहीं पे
खत्म होता है। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कि इस जो अपना टॉपिक है सभ्यता स्थल, इससे संबंधित जो राजस्थान के प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनका ऑब्जेक्टिव MCQ जो टाइप है, जो शॉर्ट्स वीडियो आएगा वो भी छोटा ही रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें इसको शूट करने में, कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है साथियों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो तो इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले साथियों, ताकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी ये क्लास रेगुलर रहेगी इसी फॉर्मेट में, ताकि उसका अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। और साथियों चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें। हम भी इस चैनल पे नए हैं, यानी शुरुआत हुई इसकी, तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। और इसी के साथ में आपको ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। और नेक्स्ट मिलेंगे हम इसी के MCQ जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन थे उनको लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।